टाइम चल रहा है अभी आपके लिए सीखने के लिए, इन्हीं चीजों को सीखना है। ज्यादा नहीं कि 100 फार्मूले रट लिए वो हो गया, आर्गुमेंट ऑफ जेड इसके बराबर होगा तब क्या होगा, ये सब चीजें नहीं, सिर्फ कुछ बेसिक चीजें। चलिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 33, लगता है बहुत डेंजरस है, देखते हैं। ये हमारा 2008 का क्वेश्चन, एडवांस। बोल रहा है पार्टिकल पी स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट जेड नॉट, तो मतलब कोऑर्डिनेट आर्गन प्लेन बनाना पड़ेगा, बनाते हैं। सीखो सब लोग, करो मेरे साथ साथ, तो देखो कौन आंसर सबसे पहले देता है। आंसर दे दिया करो तो बता दिया करो कि सर ये इसका आंसर होगा बीच में, बाकी मैं तब तक लोगों को पढ़ा रहा हूँ। पहले समझ ले क्वेश्चन एक बार। हाँ, बोलता है कि अ पार्टिकल पी स्टार्ट फ्रॉम द जेड नॉट, तो हम शुरू करते हैं पॉइंट फॉर्म में है, ऑर्डर पेयर फॉर्म। तो ये मान लेते हैं 1, ये मान लेते हैं 2। यहां से हमारा पॉइंट 1, 2 से चलना शुरू हुआ, पी से। ठीक है, अच्छी बात है। फिर क्या बोला, मूव्स फर्स्ट हॉरिजॉन्टली अवे फ्रॉम द ओरिजिन बाय 5 यूनिट्स। अच्छा, पी पॉइंट को उसने ओरिजिन एडमिट किया एज अ ओरिजिन, इट मूव्स फर्स्ट हॉरिजॉन्टली अवे फ्रॉम द ओरिजिन बाय 5 यूनिट एंड देन, तो पहले ये 5 5 यूनिट चला, 5 यूनिट हॉरिजॉन्टली ट्रेवल किया। ओके, यहाँ पहुंच गया 5। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो हमको पता ही है, 6, 2 हो जाएंगे। चलिए फिर देखते हैं, फिर कहाँ पहुंच गया, बाई 3 यूनिट टू रीच अ पॉइंट Z1। हाँ, एंड देन वर्टिकली मतलब ऊपर की ओर फ्रॉम द ओरिजिन बाई 3 यूनिट, ओरिजिन का मतलब यहाँ से है ना, इसी पॉइंट से 3 यूनिट ऊपर, तो 3 यूनिट वो ऊपर गया, कुछ ऐसे 3 यूनिट ऊपर गया। चलिए, यहाँ पहुंच गए, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 6, 2। 3 यूनिट अपवर्ड गया गया, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 6, 5। ओके, टू रीच अ पॉइंट Z1, Z1 पे वो पहुंच गया, ये Z1, ये हमारा Z1 पॉइंट। फिर बोलता है द पार्टिकल मूव्स अंडर रूट 2 यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ I+J। I+J का मतलब जानते हो क्या होता है, किस तरीके से इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर, पता है ना भैया। तो मतलब मान लो कि y=x लाइन में वो ट्रेवल किया, कितने यूनिट, ये मान लेते हैं कुछ ऐसे, हमारी y=x लाइन, Z1 पॉइंट से वो अंडर रूट 2 यूनिट इस लाइन के अलॉन्ग चला, मान लेते हैं यहां पहुंच गया, एंड यहां पहुंच गया भाई है, ये इसका फाइनल पॉइंट हो गया R। फिर बोलता है एंड देन इट मूव्स थ्रू एन एंगल π/2 इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑन अ पार्टिकल विद सेंटर एट द ओरिजिन बाय रीच अ पॉइंट Z2। समझो, इस R पॉइंट का क्या किया उसने, मतलब ओरिजिन एट इस सेंटर लेते हुए, एंड देन इट मूव्स थ्रू एन एंगल π/2 इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑन अ सर्कल विथ सेंटर एट ओरिजिन टू रीच Z2। ध्यान दें, मतलब मान लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक। फिर इसको रोटेट किया गया कितना एंगल, 90 एंगल, तो ऑब्वियस यहाँ कहीं पे होगा। वो बोलता है पॉइंट हमारा Z2 हो गया, एंटी क्लॉकवाइज
π/2 एज अ सर्कल लेते हुए इसको रोटेट किया गया, मतलब जिसका सेंटर ओरिजिन रखा गया इसको रोटेट किया गया। तो शायद समझ गए होंगे। तो फिर Z2 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कोई बताएगा भाई? अगर हमें इस R पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता चल जाए तो ऑब्वियस π/2 के रिस्पेक्ट में रोटेट करूंगा तो ये y एक्सिस के लॉन्ग मिरर इमेज हो जाएगा Z2। बोलो ना भाई। अगर सर्कल मान लेते हैं हम, इस तरीके से है हमारा, इस पॉइंट को π/2 एंगल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया गया, वो पहुंच गया Z2 पर। तो Z2 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? हमें Z1 के पता है, R के पता करने, फिर R को ओ आर को एज एक पॉइंट मतलब लाइन मानते हुए, ओ को सेंटर मानते हुए इस ओ आर लाइन को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया गया। तो फिर Z2 के कोऑर्डिनेट क्या हो? तो अगर R के कोऑर्डिनेट पता चल जाए तो Y एक्सिस मिरर की तरह काम करेगी। अच्छा, लेकिन इस R पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता कैसे चले? क्योंकि सिर्फ इसके पता है 6,5 के। तो आप देखें जरा, हमारा पूरा फोकस रहेगा इस R पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने पर। ध्यान दें, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। यहां से यहां तक की अगर हमको लेंथ पता चल जाए तो इसके 6 प्लस समथिंग, और ये हाइट पता चल जाए तो 5 प्लस समथिंग, R पॉइंट के कोऑर्डिनेट उसकी मिरर इमेज, वही हमारा आंसर होगा। अब ये एंगल उसने बोला है कि I+J की डायरेक्शन में वो √2 यूनिट फॉरवर्ड मूव करता है। तो यानी कि y=x लाइन में मूव करता है। अरे बोलना भाई, बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये एंगल हमारा 45 डिग्री हो गया। अब कई बार बता चुका हूं, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमको एक साइड पता है, एक एंगल पता है, तो दोनों साइड हम और निकाल सकते हैं। ये 90 तो हाइपोटेनियस पता है, बेस पता करना है तो ए बी कॉस थीटा लगाए देते हैं। कॉस थीटा = AB अपॉन हाइपोटेनियस √2 से √2 कट जाएगा तो ए बी की वैल्यू 1 आ जाएगी। ए बी की वैल्यू 1 आ गई तो इस ये जो पॉइंट है हमारा R, इसका x कोऑर्डिनेट तो फिक्स हो गया, 6 + 1 7। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट के लिए परपेंडिकुलर पता करना है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में कौन रिलेशन देता है? साइन थीटा। साइन 45 कितना होता है? RB अपॉन √2। साइन साइन 45 1/√2 मल्टीप्लाई RB भी 1 हो गया। तो अब ये 7,6 इसकी मिरर इमेज निकालूंगा तो x कोऑर्डिनेट निगेटिव, तो -7,6 आंसर में होना चाहिए। चेक करो भाई जरा। तो फिर हमारे पास ये -7,6 आना चाहिए। हेलो, हाँ नमस्ते भैया। यार मैंने फोन किया था भैया, यार मैं अब जरा क्लास लेक्चर ले रहा था, मैं बाद में फोन करता हूँ आपको। है, चलो थैंक यू भाई, ओके। तो यहाँ तक ठीक है बेटा, -7,6 है। तो दिया दे रहा होगा ऑप्शन में भाई, दिया कि नहीं? चेक कर भाई, इसका -7,6। अब इसको जनरल फॉर्म में बना दो तो -7 + 6 आई, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट। टेक्निक समझ में आई क्या भाई? बिल्कुल कहीं ज्यादा मैथ्स नहीं लगा। देखिए जो बोला आए, डी ऑप्शन दिया है। बी ऑप्शन दिया है डी। तो फिर उसने गलत कर दिया कहीं पर। बात समझ में आई भाई? उसने कहीं गलती कर दी। फिर हम लोग बार फिर से बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि एक P.1, 2 था, एक बार और देख लेते हैं। फिर वो 5 यूनिट अपवर्ड गया, आगे की ओर गया, गया भाई, देखते हैं। ये ऊपर की ओर गया है, सॉरी राइट वर्ड गया 5 यूनिट, तो अब ये 6,2 हो गए। फिर 3 यूनिट गया तो 6,5 हो गए। फिर वो I+J मतलब y=x लाइन में, y=x लाइन में क्या किया उसने? √2 यूनिट आगे बढ़ा। यही तो बोलता है away from the origin by 3 from Z1 the particle moves √2 unit in the direction of vector I+J। तो जैसे गया
तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारा 1 यूनिट बढ़ गया, वाई कोऑर्डिनेट हमारा 1 यूनिट बढ़ गया, 7,6 हो गया। अब इस पॉइंट का फिर बोलता है कि एज अ ओरिजिन को सेंटर पिक करते हुए इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, तो इसकी पोजीशन तो यही हो जाएगी भाई, नहीं होगी क्या? तो वाई एक्सिस यहाँ पे मिरर की तरह काम करेगी। तो ये 7,6, तो इसकी मिरर इमेज -7,6, एक्स कोऑर्डिनेट -7, वाई कोऑर्डिनेट 6, तो उसका जनरल फॉर्म -7 + 6 आएगी। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, हैं या कहीं देख लेना इधर उधर हो गया हो तो चेक कर लेना भाई। आगे बढ़े। प्रथमेश तुमको बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? हाँ सर। हाँ, हम इसमें कोनी मेथड भी लगा सकते थे, उससे भी क्वेश्चन हमारा हो जाता। सर कोनी मेथड से डी आ रहा है, कोनी मेथड से किया तो डी आ रहा है, मतलब जो आंसर तो दिया एक बार चेक कर लो भाई जरा यार, जरूरी हमें नहीं लगता कि ये भाई π/2 एंगल रोटेट करेंगे तो ये तो हमारा मिरर इमेज ही आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर, पर कोनी मेथड से हाँ किया तो तो -6 + 7 आया आ रहा है। देखते हैं भाई जरा उसको भी यूज करके देखते हैं, कोनी मेथड लगाते हैं जरा, क्योंकि ये नहीं होगा जरूरी थोड़ी कि मिरर इमेज हो, लेकिन लग रहा है कि मिरर इमेज होना चाहिए, इसलिए दोनों क्रॉस चेक कर लेते हैं, देखते हैं भाई। तो देखो ये पॉइंट हमारा 0, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 0 हो गई। ये पहले किसको लिखा जाएगा? इसको, तो ध्यान देना 0 - Z2 अपान, और बोलो भाई 0 -7 + 6 आई बराबर है दूसरी कॉम्प्लेक्स नंबर ये, इक्वल टू, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है प्रथमेश, दोनों का मैग्नीट्यूड, हाँ क्योंकि रेडियस बोल रहा है, ये दोनों का है। मैग्नीट्यूड सेम, तो ये सेम हो गया। अब तो मैग्नीट्यूड R/R लिख देते हैं क्योंकि रेडियस हो जाएगा, ई की पावर एंगल कितना है π/2, तो ई की पावर π/2 देखते हैं। तो फिर जो -Z2 आया, माइनस माइनस कट कर दूं क्या? कट कर दूं, तो जो Z2 आया हमारे पास वो आ गया 7 + 6i इंटू ई की पावर π/2 cos 90 + i sin 90, sin 90 की वैल्यू 0, तो ओनली आई आ गया। तो हमारा कितना आ गया भाई? 7 आया था 7i -6। और माइनस का 6 बराबर है -6 + 7। थोड़ी हम लोगों ने जल्दबाजी कर दी कि हमने सोचा कि वाई एक्सिस मिरर की तरह काम करेगा, तो उसकी मिरर इमेज ले ली। बात समझ में आई क्या भाई? हेलो, हाँ कॉन्सेप्ट लगाएं ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक। तुक्का, जैसे मैंने यही तुक्का लगाने की कोशिश की, इसे होना भी चाहिए लेकिन पता नहीं, चलो कोई बात नहीं, ये ज्यादा बेहतर है, प्रॉपर मैथ्स लगाई हमने। चल, क्योंकि ये जो हमारी, सुन भाई, ये y = x लाइन पे थोड़ी है, हाँ बिल्कुल गलत कर रहे थे हम लोग। ये जो R पॉइंट है हमारा OR, ये y = x लाइन पे नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अनुराग समझो भाई, प्रथमेश तुम भी समझो कहाँ गलती हो गई हमसे। ये जो रेड लाइन डाली है A से R को मिलाने वाली, ये y हाँ = x लाइन, तो ये जरूरी नहीं कि सिमेट्रिक हो इसकी, क्यों भाई? अगर ये y = x लाइन पे होता कोई पॉइंट 1 2,2 तो आ जाता फिर हमारा। बात समझ में आई? तो कोशिश करें मैथ्स ही लगाएं, और बहुत आसान तरीके से लगता है, कोनी मेथड साफ साफ दिख भी जाता है। बस देखना है कि सेंटर हमारा कौन, मेन किसकी तरह काम कर रहा है, फिर उसका पहले राइट वाला फिर लेफ्ट वाला इक्वल टू उसके मॉड्यूलस का रेशियो इनटू ई की पावर, जो उनके बिटवीन एंटी क्लॉकवाइज में एंगल होगा। समझ में आ गया भाई? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा 2009 का क्वेश्चन है और काफी ठीक ठाक क्वेश्चन, देखें भाई, चलिए, और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आप लोगों ने कोकर भी लिया हो, ये भी एडवांस का क्वेश्चन। अपने बुकलेट में क्वेश्चन नंबर 34 है, सब लोगों के पास बुकलेट खुली होगी, हाँ, लेकिन थोड़ा ट्रिकी है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन। z = x + i y, बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर x एंड y आर इंटीजर्स। हाँ देखो खुद बोलता हमें करना कैसे करना।
एक्स वाई हमारे इंटीजर्स, ओके। देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज वर्टिसेस आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, उस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, उस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है जिस रेक्टेंगल के रूट्स ये, सॉरी, वर्टिसेस आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में z बार इंटू जेड प्लस z इंटू जेड, सॉरी स्क्वायर नहीं क्यूब है, z बार का क्यूब इक्वल टू कितना 350 बराबर है। हाँ, ऑप्शन भी आपकी बुक में होंगे ही, मैं फिर भी लिख देता हूँ 48, 32, 40 एंड 80। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए यार, तो देखते हैं। हमें सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट लगता हुआ दिख रहा है कि z नॉट इंटू जेड को हमको मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर बोला गया, ठीक, और z की जगह x प्लस आई वाई लिख सकते हैं, वैसे जाएंगे थोड़ा लेंदी हो जाएगा कि z की जगह पर x प्लस आई वाई डालें, यहाँ पे x माइनस आई वाई, यहाँ उसका क्यूब, यहाँ से उतना, यहाँ से उतना, तो वैसा ही कुछ नहीं। देखिए, क्यूब करना डिफिकल्ट है थोड़ा, कर तो लेंगे ही, जब मजबूरी आएगी तो करना ही पड़ेगा, लेकिन हमें एक कॉन्सेप्ट ये भी सिखाया गया है कि z इंटू जेड बार मॉड ऑफ z का स्क्वायर होता है। थोड़ा लगा देते हैं, दोनों से z बार इंटू जेड बाहर निकाल लिया, तो गौर से देखें, यहां से तो ओनली z स्क्वायर बचा और यहां से z बार का स्क्वायर बचा इक्वल टू 350, और इसको हमने मॉड ऑफ z का स्क्वायर लिख दिया, अंदर मैथ्स लगानी पड़ेगी, तो z की जगह x प्लस आई वाई डाला, ध्यान देना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2i एक्स वाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा रहा हूं बच्चे हैं, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस, इसलिए माइनस लिख दिया है। जेड बार का मतलब एक्स माइनस आई वाई, एक्स माइनस आई वाई का होल स्क्वायर करूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2i एक्स वाई बराबर, इससे ये गया इक्वल टू कितना 350। हमें एक्स वाई की वैल्यू मिल जाए तब भी हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि वर्टिसेस तो पता ही चल जाएंगे, वर्टिसेस पता चल जाएंगे तो एरिया भी निकल जाएगा। अच्छा, तो गौर से देखें, मॉड ऑफ जेड का मतलब अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर पर वाई स्क्वायर, स्क्वायर किया तो रूट हट गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 2 बाहर निकाला, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 350, 2 से डिवाइड किया 175, यहां तक क्वेश्चन करो। यहां तक करो, उफ, सीखे भाई। प्रभु, अब उसने बोल रखा है कि एक्स वाई इंटीजर, इसलिए क्वेश्चन हम यहां से भी कर सकते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, जरा ध्यान देना, क्योंकि ऐसे तो हम सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, दो वेरिएबल हो गए, ध्यान दे बेटे, दो वेरिएबल हो गए और उनके स्क्वायर का सम, डिफरेंस, स्क्वायर का डिफरेंस, प्रोडक्ट 175, तो एक ही क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व करना इम्पॉसिबल। फिर हमने एक काम किया कि जब इंटीजर्स हैं तो ये भी इंटीजर आएगा और ये भी इंटीजर आएगा, बात समझ में आ रही है कि नहीं? अच्छा, हाँ, तो अब मैं 175 के ऐसे दो फैक्टर करूंगा जिनका प्रोडक्ट करने पर 175 आए, और देखते हैं, और एक्स और वाई इंटीजर आने चाहिए, सारी बातों का ख्याल रखना है। देखिए, तो एक जो बड़ा वाला होगा उसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बोल देंगे, जो छोटा वाला होगा उसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बोल देंगे। समझ लें भाई, यहां से क्वेश्चन थोड़ा अच्छा हो रहा है, यहां से नोट कर लेना, कई जगह हमारे पास यूज हो सकता है, कहीं पे भी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व कर सकता है।
मतलब दो चीजों का प्रोडक्ट गिवन है और बोल रखा है कि एक्स और वाई दो के दोनों इंटीजर्स हैं और राइट साइड 175 एक इंटीजर लिखा है, वो तो आएगा ही जब इंटीजर का। तो देखें प्लीज, इसके बाद क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो हम 175 के ऐसे दो पार्ट करना चाहते हैं जिनका प्रोडक्ट 175 हो। ध्यान देना, ठीक है। एक उसमें से बड़ा होगा, एक उसमें से छोटा होगा। जो बड़ा होगा उसको हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एडमिट कर सकते हैं, जो छोटा होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एडमिट कर सकते हैं कि नहीं? भाई प्रोडक्ट है, इसको मैं दो पार्ट में लिख रहा हूं। और हाँ, कंडीशन भी है साथ में, एक्स और वाई इंटीजर से ही आने चाहिए। चलिए जरा करते हैं। तो 5 से तो डिविजिबल है ही, कितना आया 3 टाइम्स और 5 टाइम्स 35, 5 तिरका 15, 15 तो 17। फिर 5 से डिविजिबल है, कितना है बच्चे 7, फिर कितना 1। तो अगर मैं एक तो 25 और 7 इनका मल्टीप्लाई करूंगा तब भी हमारा 175 आएगा। एक पेयर क्या मिल सकता है 35 एंड 5, दो ही तो पेयर हो सकते हैं। ध्यान दो बेटा, अब 5 × 5 × 7 लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, हमें इनके दो का प्रोडक्ट लिखना था। या तो 25 7 लिख दूं, या तो 35 और 7 लिख दूं। क्या तीसरा कुछ ऑप्शन दिखता है? नहीं। तो जो बड़ा वाला है, दो दो है, उसमें से एक को हमने मान लिया एक्स स्क्वायर पर वाई स्क्वायर और दूसरे को मान लिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन का मेन पॉइंट था, कहीं पे भी आप इन्वॉल्व कर सकते हो। ऐसी जब चीजें फंसे तो आप लगा सकते हैं। तो इस रिलेशन से हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सॉरी इक्वल टू 25 25 एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 7। और ये याद रखें कि एक्स और वाई जो है वो इंटीजर्स ही हैं। तो जरा इनको सॉल्व करेगा, एक्स और वाई को निकालने का ट्राई करते हैं। तो दोनों को ऐड किया, दोनों को ऐड किया तो 2x स्क्वायर कितना आ गया 25 7 32, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 4। चलो एक्स की तो वैल्यू आ गई, इंटीजर आए कि नहीं आए, दो के दोनों आ गए भाई। एक्स की वैल्यू जरा प्लस माइनस 4 चाहे यहां डालो चाहे यहां डालो, तो चलो ऊपर डालते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 25, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3 होगा, हो सकता है। वाई, सॉरी, कहा यहाँ पे वाई, ये वाई। जरा यहां से तो आ गई हमें एक्स की दो वैल्यू, तो कौन कौन से कोऑर्डिनेट हो गए 4,3 4,-3, और बोलना -4,3 और -4,-3, 4 वर्टेक्स पता चल गए, हो गया गेम। जरा दूसरा पेयर लेके देखते हैं। तो अगर मैं इसको 35 लेता, इसको 5 लेता, दोनों को ऐड करता, 2x स्क्वायर आता 40, एक्स स्क्वायर आता 20, तो x की वैल्यू आ जाती है 2√5, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसने क्या बोला था x एंड y बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ऑब्वियस है यही पेयर हमें रखना ठीक होगा। बंद कर भाई, इसका मैच चालू है बेटा। तो अब तो क्वेश्चन कर ही लो बच्चे, अब तो कुछ बचा ही नहीं। ध्यान दे, अब कर लोगे ना? बताओ क्या आंसर आया इसका। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए x की वैल्यू 4,3, तो फिर इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 4,-3, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए -4,3, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए -4,-3। ये हमारा दोनों एक्सिस के लंग सिमेट्रिक। तो इसकी यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, एरिया पता करना। तो 4 और 4 8, ये हाइट कितनी है
3 माइनस 3 यानी कि प्लस का 6, 8 छंग 48, और यही एरिया होता है। 48 ऑप्शन में भी था, पहला वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन। चेक कर भाई, बराबर है, बराबर है ना। चलो अब देखते हैं 35। तो इस ट्रिक को याद रखना भाई है, जब इंटीजर्स वगैरह बोले और दो चीजों का प्रोडक्ट हो, वो भी इंटीजर हो, तो हम इस टेक्निक का भी यूज कर सकते हैं जो मैंने अभी लगाई। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 35 बोलता है कि लेट z इक्वल टू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, बराबर है। ओके, देन द वैल्यू ऑफ m टेंडिंग टू 1 to 15 imaginary part of z raised to the power 2m minus 1। ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। एट थीटा इक्वल टू 2 डिग्री। क्वेश्चन क्लियर हो गया? ठीक, ठीक। ये तो मतलब आप लोगों के लिए होगा, लेकिन मैं बता चुका था कि सी प्लस आई एस में ये हमारा उसी से क्वेश्चन लगेगा। तो पहली बात तो हम z की पावर 2m माइनस 1 को हैंडल करें, फिर उसका इमेजनरी पार्ट पता करें तो m के फॉर्म में आएगा, फिर m की वैल्यू 1 से लेकर 15 तक समेशन लगाएंगे, जो आएगा वही आंसर होगा। तो जरा देख लेना भाई, तो जो हमारे पास z की पावर 2m माइनस 1 आएगा, तो जानते ही कितना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू डिमैवर थ्योरम, रेस टू द पावर 2m माइनस 1, तो कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, तो आ गया कॉस ऑफ 2m माइनस 1 प्लस आई टाइम्स साइन ऑफ 2m माइनस 1। तो इसका इमेजनरी पार्ट तो इतना आ गया। तो जब मैं इसमें समेशन लेने गया, तो मैंने कई बार, एक बार जब पढ़ा रहा था मैं, तो मैंने बताया था कि एक होता है सी प्लस आई एस में, याद है क्या? तो उसी का क्वेश्चन हमारा पार्ट है। देखें, एक्चुअली में क्या पता करना है, ध्यान देना, क्वेश्चन ऐसे ही होगा। ओके भाई, z की पावर 2m माइनस 1 तो यही आएगा। डिमैवर थ्योरम क्या बोलती है? cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल रेस टू द पावर n, तो आता है cos ऑफ n थीटा प्लस आई टाइम साइन ऑफ n थीटा, आता है कि नहीं? तो उसी अकॉर्डिंग लगा दिया। इमेजनरी पार्ट ये रहा, n की वैल्यू 1 डालूंगा, m की वैल्यू 1 डालेंगे, तो प्लीज ध्यान देना बच्चे कितना आ जाएगा, और थीटा कौन लिखेगा भाई? हमें ही लिखना पड़ेगा। अच्छा, चलिए देखें, m की वैल्यू 1 डालेंगे तो कितना आ गया, जल्दी बोलो। साइन थीटा प्लस 2 डाला तो साइन 3 थीटा, प्लस 3 डाला तो साइन ऑफ 5 थीटा, प्लस 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 अप टू कहां तक पहुंचे? m की वैल्यू 15 डालनी, तो 15 दूना 30, 1 29, तो साइन ऑफ कितना बच्चे? जल्दी बोलो। 29 थीटा। ओके, कभी कभी हमसे वो डायरेक्ट इतना ही क्वेश्चन पूछ लेगा कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस साइन 29 थीटा। चलो, ये एक नया क्वेश्चन, यहां से करो बच्चे, यहां तक करो सब लोग। भाई हमने इसका इमेजनरी पार्ट फाइंड आउट किया, इसका सम निकालना है। अब हमें पता तो है साइन सी प्लस साइन डी लगाना, पता तो है हमको, लेकिन कितने बार साइन सी प्लस साइन डी लगाएंगे? तो आप समझे, जब सिर्फ साइन साइन की सीरीज बना दे या कॉस कॉस की सीरीज बना दे, तो हम लगाते हैं सी प्लस आई एस मैथड। एक बार इन्फॉर्म कर चुका हूं, आज यूज करके दिखाई देता हूं, एक क्वेश्चन में तो कम से कम लगा।
यहां तक कर लिया? अच्छा, तो प्लीज फोकस करें बच्चे, जो चाहिए वो तो यही आएगा, इसकी वैल्यू जानना चाहता है, इस पे क्वेश्चन मार्क है। थीटा की वैल्यू 2 डिग्री, तो यहाँ पर 58 डिग्री हो जाएगा, उससे भी कोई इसमें हासिल नहीं होगा। 58 डिग्री 2 डिग्री कोई रिलेशन नहीं आएगा, पाई/2 माइनस करने पर भी नहीं आएगा। तो वही कॉन्सेप्ट लगेगा, आप फोकस करें। तो इसको आप एस मान लिया करो, क्या एस। सी मान लिया करो एज इट इज, याद करो भाई, बताया था बच्चे मैंने, कॉस थीटा प्लस एंगल सेम रखते हुए कॉस में, कॉस 5 थीटा मतलब एज इट इज इसी को, प्लस 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 कहां तक, आल्सो कॉस ऑफ 29 थीटा। फिर लगाऊंगा मैं सी प्लस आई एस मेथड लगाऊंगा भाई, सी प्लस आई एस मेथड्स। इधर ध्यान दो, तो इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्चुअली में ई की पावर आई थीटा हो गया कि नहीं, हो गया यार। इसमें सी प्लस आई एस लगाऊंगा तो ई की पावर आई टाइम्स 3 थीटा हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। ई की पावर आई टाइम्स 5 थीटा हो जाएगा, प्लस 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 ई रेस टू द पावर आई टाइम्स 29 थीटा हो जाएगा। शायद आप समझ चुके हो। एम की वैल्यू डालनी थी 15, हाँ ठीक है बराबर। तो आप जरा देखें कि ये जीपी, अब सुनो, कुछ नहीं करना है, राइट साइड को सॉल्व करना है। राइट साइड को सॉल्व करूंगा, और सॉल्व करने के बाद तुरंत मैं उसका इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर दूंगा, वही हमारा एस होगा, वही हमारा आंसर होगा। तो गौर से देखें, तो ये जीपी फॉर्म कर रहा है, ध्यान दो। इस जीपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 15। जीपी के एन टर्म्स का सम कैसे निकालते हैं सब लोग जानते होंगे, तो जरा ध्यान दें, जो क्वेश्चन था वो तो था ही, यही किए देता हूं। तो लेफ्ट में तो मैथ्स लगनी ही नहीं, बस राइट साइड वाले को सॉल्व करके जो इमेजनरी पार्ट आएगा वही हमारा एस हो जाएगा। अच्छा ठीक, तो हमने क्या किया, ये जीपी, जीपी के एन टर्म्स का सम, तो ए इंटू आर, आर का मतलब ई की पावर आई टाइम्स 2 थीटा, ध्यान देना कॉमन रेशियो इतना ही। रेस पावर एन का मतलब 15, -1 का मतलब -1 अपान r-1, तो ई की पावर 2 थीटा -1। यहां तक बात समझ में आ गई क्या, आ गई हो? हाँ। करो यहां तक फटाफट। एक बार मैंने इसका नाम लिया था जब पढ़ा रहा था, मैंने बोला था यूज करता है, तो आज उसको दिख भी गया। अच्छा, ए सॉरी, ए तो हमारा ई की पावर आई थीटा है, गलत हो। ए फर्स्ट टर्म ये रहा ना भैया, कॉमन रेशियो आर T2 अपॉन T1 करूंगा, ई की पावर आई टाइम्स 2 थीटा आएगा। फिर मैथ्स लगाने गया, ए इंटू आर की पावर एन -1 अपॉन r-1। चलिए देखते हैं, ई की पावर आई थीटा इन द ब्रैकेट, ये ई की पावर कितना थीटा हो गया, 4, 15 चौको 60, ध्यान देना भैया, इसमें कन्वर्ट हो गया ये, जल्दी बोलो। तो ये कन्वर्ट, वैल्यू डालने का टाइम आ गया, ई की पावर आई टाइम्स, जल्दी बोल भाई, थीटा का मतलब 2 डिग्री, तो ये 2 दूना 4 डिग्री हो गया, 15 चौको 60, तो आई टाइम्स 60 डिग्री -1 अपान ई की पावर, वैल्यू डाल दो, कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस आई टाइम्स साइन 2 थीटा माइनस का 1। नीचे ऊपर वाले की वैल्यू डाल देंगे, लास्ट में यहाँ पर थीटा की वैल्यू डाल देंगे, ये तो कम से कम पता चल जाएगा ना, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। कॉस थीटा के साथ 1 दिखेगा तो क्या खेल करते हैं, कुछ नहीं, इसका इमेजनरी पार्ट फाइंड आउट करो, आंसर मैच करा, जल्दी करो। तो
कॉस के साथ 1 है तो वो वैल्यू डालूंगा, तो ऑब्वियस से ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ना 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 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा डालेंगे। इसकी जगह पर 2i साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डालेंगे। चलो डाल दिए। -1 से +1 चला गया, दोनों से 2 साइन थीटा कॉमन दिख रहा है, ले लो। 2 साइन थीटा कॉमन लिया, कई बार ये टेक्निक लगा चुका हूं, याद करो। तो आ गया माइनस का साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा। डिनोमिनेटर को सॉल्व कर रहा हूं। रियल कॉस थीटा को मैं हमेशा किसमें कन्वर्ट करता हूं? रियल में। तो आई से मल्टीप्लाई किया, आई से डिवाइड किया, तो आई से डिवाइड तो यहाँ पे कर दिया, और आई से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस आई साइन थीटा हो गया। ये माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1। तो ध्यान दें, शायद क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। ध्यान देना बच्चे। डिनोमिनेटर को हमने थोड़ा हैंडल किया, तो जो हमारे पास न्यूमरेटर आया वो कितना हो गया? ई की पावर आई थीटा की भी वैल्यू लिख दो, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ओके, डिवाइडेड बाई, इसको बाद में हैंडल कर लेंगे। ई की पावर आई टाइम्स 60 डिग्री -1 कॉस 60 माइनस साइन आई साइन 60 वैल्यू डाल देना, रिजल्ट मिल जाएगा। नीचे 2 साइन थीटा माइनस साइन कॉमन ले लो, माइनस साइन कॉमन, आई से मल्टीप्लाई करो, आई तो था ही, आई से मल्टीप्लाई करो, आई से डिवाइड करो, आई स्क्वायर हो। और अंदर क्या मिल गया? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये इससे पूरा गायब हो। आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी? -1। तो माइनस माइनस ये प्लस हो। थीटा की वैल्यू 2 डिग्री, सॉल्व कर लो और आंसर मैच करा लो। तो आ गया cos 60 प्लस आई साइन 60 -1 अपान कितना? 2i साइन ऑफ 2। इसको तो हटा ही नहीं सकते, तो साइन 2 डिग्री वहां पे आ रहा होगा, हाँ दे रहा है। ऑप्शन मैच करा पाए क्या भाई? जल्दी देखो कौन सा सही। देख भाई कौन सा सही है। जल्दी चेक करो। नहीं कर पा रहे हो क्या? डी। बराबर है कि मैं करूं? देखो cos 60 की वैल्यू कितनी? 1/2 2 माइनस साइन 60 की वैल्यू i√3/2 माइनस कितना? 1 अपान कितना? प्लस क्या भैया? 2i साइन 2 डिग्री। इसको सॉल्व कर पाओगे कि नहीं? सॉल्व करना पड़ेगा, देखते हैं। हमें सिर्फ प्लस इसका हमें इसका क्या चाहिए? हमें इसका क्या चाहिए बेटा? सिर्फ इमेजनरी पार्ट, सॉरी हाँ इमेजनरी पार्ट चाहिए। तो ध्यान दो, तो ऊपर सर वो हमारे पास माइनस, क्या भाई, क्या कह रहा है? वो +i√3/2 होगा। ले भैया, तो 1/2 -1 तो -1/2 प्लस i√3/2। डिनोमिनेटर में आई रखते नहीं है, तो ट्वाइस साइन थीटा यहां रखा, आई से ऊपर मल्टीप्लाई किया, आई से नीचे मल्टीप्लाई किया तो माइनस हो गया। अब इसका इमेजनरी पार्ट कितना आएगा? इतना आएगा। इमेजनरी पार्ट चाहिए ना भाई, तो माइनस आई के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस का 1/4, सॉरी प्लस का 1/2, और डिवाइड किससे किया गया है? 2 साइन थीटा का मतलब 2 डिग्री, तो 1/4 साइन 2 डिग्री, ये ऑप्शन में है। डी इज द करेक्ट ऑप्शन है, आप आंसर चेक कर सकते हो। अगर यही हमसे इसका रियल पार्ट पूछता, तो अनुराग कितना आता भाई? अनुराग अगर इसी क्वेश्चन में हमको चेंज कर देता, बोलता रियल पार्ट ऑफ z की पावर 2m - 1 समेशन
m टेंडिंग टू 1 to 15, क्या आंसर देते? तो इसका रियल पार्ट निकालते, रियल पार्ट निकालते तो आई स्क्वायर यानी कि -1 यानी कि माइनस का अंडर रूट 3/2, लेकिन माइनस फिर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, और 2 2 जा 4 हो गया साइन 2 डिग्री, तब ये आंसर आ जाता। टेक्निक समझ में आ गई क्या भाई? तो ऐसे हम लोग C+IS मेथड का यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो आप शायद समझ गए हो। चलिए आगे बढ़े भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं 36। क्वेश्चन नंबर 36 बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे हम लोग 5-6 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हैं। कोई दम नहीं है ऐसे क्वेश्चन में, कोई दम नहीं होती, ऐसे 5-6 क्वेश्चन, लेकिन याद करिए जेड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे 5-6 क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट कर चुके हैं। बोलता है लेट जेड बी अ कॉम्प्लेक्स, कोई बस ईमानदारी से काम करना, क्वेश्चन हो जाएगा। लेट जेड बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर such that imaginary part of z is non-zero, मतलब वो x प्लस आई वाई है जहां पर y हमारा जीरो नहीं, प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो मान लिया z जो है वो प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब इमेजिनरी पार्ट जीरो नहीं, सॉरी, हाँ ठीक। ये किसका माइक खुला है भैया यार? ये बेटा स्नेहल घोगर्रे, बेटा आपका माइक बंद करो बच्चे, हैं जो भी हुआ। देखें भाई, तो z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई और y हमारा जीरो नहीं है, तो प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर हो गई। अब बोलता है z इज नॉन जीरो एंड a की वैल्यू बताई इसने कि z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इज रियल, इज रियल, मतलब जो a है वो रियल। बात समझता रहे? देन z हमारा प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन जो a बनाया गया z स्क्वायर प्लस z प्लस 1, ये एक रियल नंबर है, a मतलब रियल नंबर है, ऑब्वियस सी बात। देन a कैन नॉट टेक वैल्यू, तो a की कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती? एक -1, एक 1/3, एक 1/2 और एक 3/4। चल बता अनुराग, a कौन सी वैल्यू नहीं ले सकता जबकि z कॉम्प्लेक्स नंबर है? ये हमारा 2012 एडवांस का क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन 5-6 बार अटेम्प्ट कर चुके हैं। बता भाई अनुराग। हाँ वो इमेजिनरी पार्ट नॉन जीरो है, मतलब y नॉट इक्वल टू जीरो, इसलिए रियल है। हाँ तो रियल के लिए कंडीशन बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो पुट अप करेंगे। क्या करेंगे? नहीं तो a की बी वहां से थोड़ी वैल्यू पता चलेगी पागल, ध्यान दे। जेड स्क्वायर प्लस को प्योर क्वाड्रेटिक बनाओ, ज्यादा टेंशन मत लो भाई, इक्वल टू जीरो। अब z के बारे में पता है ना कि उसका y जीरो नहीं है, तो z की वैल्यू निकालो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, बराबर है रे। अब इसका इमेजिनरी पार्ट यहां मतलब आई आना चाहिए, आई आना चाहिए। तो ये आई कब आएगा? जब अंदर वाली वैल्यू पहली बात तो निगेटिव हो, बोलना भाई, और दूसरी बात अंदर वाली वैल्यू जीरो ना हो। ध्यान दे भाई, अंदर वाली वैल्यू क्या हो? जीरो ना हो, और साथ में निगेटिव भी हो। बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चे? हाँ बस हो गया। अब अंदर वाली वैल्यू जीरो नहीं होगी तो ए वहां से नॉन जीरो पता चल जाएगा कि ए की वैल्यू क्या नहीं हो सकती। तो देखते हैं 1 - 4 और प्लस का 4a शुड बी नॉन जीरो, क्योंकि इसको प्योर इमेजिनरी चाहिए। तो ये तभी पॉसिबल है जब अंदर वाली वैल्यू निगेटिव भी हो और ये जीरो भी ना हो, क्योंकि जीरो हो जाएगा तो z हमारा प्योर रियल में रिड्यूस हो जाएगा। अनुराग क्या करते हो भाई? तो 4a नॉट इक्वल टू 3 उधर गया, तो a नॉट इक्वल टू 3/4 ऑप्शन में दे रहा है ना, a नॉट इक्वल टू 3/4, डी इज द करेक्ट ऑप्शन।
समझो तो क्वेश्चन करते कैसे हैं। ऐसे हमने कई अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए, जैसे एक ऐसा ही क्वेश्चन हमने हैंडल किया था। जी एडवांस में था कि मेंस में था भाई, कहाँ गया, कौन सा क्वेश्चन था? शायद मेंस में ही था। देखते हैं, जाने कितने तो क्वेश्चन कर चुके हम लोग इस पे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 जेई मेंस का 2011 का क्वेश्चन था। तो और क्वेश्चन नंबर 4 जेई मेंस का क्वेश्चन 2003 का क्वेश्चन था। याद करो भाई, ऐसे ही तो हैंडल करता था ना मैं। अनुराग क्या करते हो भैया यार, ध्यान दो। अच्छा, हाँ तो समझ गए। कुछ नहीं, ए बोला रियल, जेड हमारा मतलब आई इमेजिनरी पार्ट जरूर आएगा। तो अगर ये वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी तो इमेजिनरी पार्ट बचेगा ही नहीं, तो अंदर वाली वैल्यू नॉन जीरो पुट अप कर दिया। टेक्निक समझ में आई कि नहीं आई? तो ये हमारा तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीरो नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, और हमारा एडवांस लेवल का आखिरी क्वेश्चन है, मतलब सिंगल ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, जो 2013 एडवांस का क्वेश्चन है। देखते हैं क्या बोलता है। बोलता है जो अल्फा है एंड 1/अल्फा, अल्फा नहीं 1/अल्फा बार, ओके, लाई ऑन द सर्कल x माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर, y माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, एंड x माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर। अल्फा इसका रूट है, 1/अल्फा बार इसका रूट है। गौर से समझो, तो एक्चुअली में इनको मैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बना लूं क्या? दोनों सर्कल का सेंटर सेम, एक की रेडियस r है और एक की रेडियस 2r है। शायद दिख रहा होगा आप लोगों को। हाँ तो जो पहले वाला सर्कल है हमारा कॉम्प्लेक्स में बना लें, तो मॉड ऑफ z माइनस जेड नॉट, जहां पे जेड नॉट हमारा एक्स नॉट प्लस आई वाई नॉट, ओके, इक्वल टू आर लिख सकते हैं। सिमिलरली इसका रूट अल्फा है, अल्फा इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। सिमिलरली 1/अल्फा बार यानी कि कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा, सेकंड वाली इक्वेशन का रूट है, तो उसका भी क्या है? z माइनस जेड बार इक्वल टू 2r, 1/अल्फा बार इसका रूट। इतना समझ में आ गया? अब इतना समझे तो हम ये भी समझते हैं कि तो सर्कल है, दो सर्कल, और दोनों सर्कल क्या है? कॉन्सेंट्रिक है। दोनों सर्कल का सेंटर सेम, जेड नॉट। एक की रेडियस आर है, ये रहा, जेड यहां पे। एक की रेडियस 2r है, ये रहा। मतलब इसका एक रूट अल्फा है और इसका एक रूट 1/अल्फा बार। इतना हमें समझ में आया। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं भाई। तो जैसे ही आगे बढ़ने गए तो क्या पता चला हमको? रेस्पेक्टिवली इफ जेड नॉट, तो उसने बोल ही दिया सेटिस्फाई द इक्वेशन। अच्छा, 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ जेड नॉट का स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 2, जेड नॉट स्क्वायर की वैल्यू करो, आर स्क्वायर बाई 2 प्लस 1, ये पता चल गया। मतलब जो ये सेंटर है उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस जो है, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड, वो आर स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 है, जो हमको दिख रहा है। हेलो, आ जाओ भाई, खाली हो गए, आ जाओ। हाँ, बस बस ठीक है भाई, मैं क्लास रविंद्र पांडे जी भाई हैं। ओके भाई, बाय। चलो देखे बच्चे,
तो फिर जानना क्या चाहता है? ओके, फिर जानना चाहता है जो यहाँ पे अल्फा एसोसिएट कर रहा है, जो यहाँ पे 1/अल्फा बार लिख रहा है, उसका मॉड्यूलस पे क्वेश्चन मार्क, मॉड्यूलस जानना चाहिए। ऑप्शन आपके सामने होंगे ही, क्योंकि सबके पास क्लास 11 की बुकलेट तो होगी। मैं फिर भी बोले देता हूँ, 1/√2, 1/2, 1/√7, 1/3। अच्छा भाई, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन लग रहा है, क्योंकि यहाँ से हम कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं कि अल्फा हमारा इतना है, 1/अल्फा बार इतना है, मॉड ऑफ जेड नॉट स्क्वायर इतना है। बोलने को तो हम बोल सकते हैं कि अल्फा की जगह पर उस सर्कल के पोलर कोऑर्डिनेट ले लें, अरे बोलना भाई, तब भी वो टेंशन हो जाएगी। भाई अल्फा की जगह पे हम लोग आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा ले सकते हैं कि नहीं? ना, ये नहीं ले सकते। ले सकते हैं, क्या लिख सकते हैं रे? एक्स नॉट प्लस आर कॉस थीटा। समझ में आया कि दोबारा समझाऊं रे? क्योंकि जिस सर्कल के सेंटर एच कॉमा के होते हैं, रेडियस आर होती है, तो उसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट एच प्लस आर कॉस थीटा कॉमा के प्लस आर साइन थीटा होते हैं। यहाँ इसके थीटा होंगे तो इसके इसके भी थीटा हो जाएंगे, लेकिन सेंटर का फर्क है, सेंटर सेम है हमारा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही भैया? अगर इसके मैं पोलर कोऑर्डिनेट ले, सॉरी, इस सर्कल के मैं पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट से क्वेश्चन सॉल्व करने जाऊं तो देखते हैं हो सकता है कि नहीं। तो यहां पर माइनस आर साइन थीटा हो जाएगा। तो जरा ट्राई करो बच्चे, जरा ट्राई करो। और मॉड ऑफ जेड नॉट स्क्वायर की वैल्यू पता है, सेंटर से इसके बीच की डिस्टेंस पता है, ओरिजिन से। अच्छा, एक तो ये टेक्निक मैं दे रहा हूं आपको, है ना, कि हम ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं कि इस सर्कल के फॉर्म में रिड्यूस करके। प्रसाद बेटा, बात समझ में आ रही कि नहीं बच्चे? हाँ सर। ओके, तो ऐसे भी कर सकते हैं, तो इससे एक बार ट्राई करना। चलिए मैं एक और तरीका बताता हूं आपको, जो कुछ नहीं, बिल्कुल आसान तरीका है। ऐसे हमें समझ में नहीं आया, जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो उससे हमने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट। हाँ, तो ये भी कर सकते हैं कि अल्फा इसका रूट है, तो अल्फा माइनस जेड बार का मॉड्यूलस आर, और हमें मॉड ऑफ अल्फा चाहिए, तो यहीं से कुछ आ सकता है। यहां से इसकी जगह 1/अल्फा बार लिख देंगे। किसी का मॉड्यूलस मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर जेड इंटू जेड बार होता है, चलो इसको लगा के देखते हैं, क्वेश्चन तो यहां से भी हो जाएगा। सर इससे आ रहा है पर बहुत लेंदी जा रहा है। और लेंथ तो होगा ही भाई। हाँ, इससे आंसर आ गया मेरा, मैंने ट्राई किया इससे। अच्छा, ट्राई किया था? हाँ हाँ तो ठीक, क्योंकि वैसे तो वैसे एक बार ट्राई करके देखो। सब लोग ऐसे ट्राई ऐसे ऐसे कर सकते हैं कि नहीं भाई? अब यहां से कैसे मैच चला, क्योंकि हमारे पास अननोन कितना है, हमें सिर्फ मॉड ऑफ, हमें सबकी वैल्यू पता है एक्चुअली, गौर से देखना। क्योंकि पूरा क्वेश्चन हमारा जेड नॉट के मॉड्यूलस पे डिपेंड है, जेड नॉट के मॉड्यूलस पे डिपेंड। अब जेड नॉट का मॉड्यूलस कहां से पता चलेगा, तो इस पे मैथ्स लगानी पड़ेगी कि नहीं भैया? उसमें अल्फा भी आएगा, अल्फा मॉड ऑफ अल्फा भी आ सकता है, या अल्फा इंटू अल्फा बार भी आ सकता है। तो वही हमें चाहिए, मॉड ऑफ अल्फा हमारी रिक्वायरमेंट। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं हम? और मॉड ऑफ अल्फा तो कुछ बोल ही नहीं सकते, जिसका सेंटर 0,0 कुछ नहीं बोल सकते। सर्कल पे लाई करेगा, लेकिन उसकी रेडियस नहीं पता अभी तक, कुछ नहीं बोल सकते ना भाई। वहां से भी कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो देखते हैं क्या हो सकता है। तो देखें भाई, इसका स्क्वायर करना ताकि मैं मैथ्स लगा सकूं,
यही एक ऑप्शन मुझको भी दिख रहा है भाई, क्योंकि वहां से ये सर्कल हो गया एक सर्कल, ये दूसरा सर्कल हो गया, दोनों कॉन्सेंट्रिक है, दोनों का सेंटर सेम है, एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, यानी कि जेड नॉट भी बोल सकते हैं। एक की रेडियस आर है, एक की रेडियस 2r है, एक का ये अल्फा इसका रूट है, जेड की जगह अल्फा डाल सकते हैं, इसमें 1/अल्फा बार डाल सकते हैं। तो ऐसा क्या हो सकता है? ठीक है कि नहीं? कुछ समझ में नहीं। तो चलिए नॉर्मल मैथ्स लगाते हैं, जो हमें मैथ सिखाई गई है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस लिखा है तो उसमें मैथ्स कैसे चला सकते हैं, उसका स्क्वायर करके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मॉड ऑफ जेड बार स्क्वायर, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर को हम लोग जेड इंटू जेड बार लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। चलिए इसी टेक्निक के थ्रू जाते हैं। अनुराग, बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? हाँ क्योंकि यहां से मैं कुछ आइडिया नहीं लग पा रहा है। अल्फा यहाँ है, 1/अल्फा बार यहाँ पे। अब अल्फा बार यहाँ पे मैं ज्यादा से ज्यादा इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट ले सकता था, तो जेड नॉट प्लस आर कॉस थीटा, और क्या भाई, उसकी वैल्यू सेटिस्फाई कराता, इस सर्कल में डालता, तब भी लेंदी हो जाता। देखते हैं जरा ऐसे भी एक बार करके। चलो ऐसे ही करते हैं भाई, सबसे पहले है, फिर दूसरा तरीका देखते हैं ये वाला। ऐसे तो हो ही जाएगा, क्योंकि यहाँ मैथ्स लग रही है, जहां मैथ्स लगेगी वहां तो क्वेश्चन होगा ही, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, वो तो दिख भी रहा है। इतना लेंदी भी नहीं होगा, बस फटाफट मैथ्स लगाओ। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस का स्क्वायर का मतलब वो इनटू उसका कॉन्जुगेट, मतलब दोनों का कॉन्जुगेट, इक्वल टू आर स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो अल्फा, सॉरी अल्फा बार जैसे ही दोनों को सॉल्व करने गया तो मॉड ऑफ अल्फा तो कम से कम आने, अल्फा इंटू अल्फा बार तो मॉड ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर, यही तो चाहिए, कम से कम आने तो लगा। और मॉड ऑफ जेड नॉट स्क्वायर आएगा, उसकी जगह भी डाल सकते हैं, आर स्क्वायर बाई 2+1, या 2 टाइम्स आप मॉड ऑफ जेड स्क्वायर बना के उसकी जगह आर स्क्वायर प्लस 2 लिख देना डायरेक्ट, जैसा तुम्हारा मन करे। देखते हैं फिर यहां से कितना हो गया, माइनस का अल्फा जेड नॉट बार माइनस का जेड नॉट इंटू अल्फा बार प्लस मॉड ऑफ जेड नॉट का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। से इक्वेशन नंबर समथिंग। सिमिलरली सेकंड वाले पे मैथ्स लगाएं, मैथ्स तो कम से कम लग रही है, और मैथ्स लगेगी तो रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा, याद रखो। ढूंढो कि कैसे मैथ्स लगाएं, लॉजिकली तो हम इसको नहीं हैंडल कर पा रहे। आप लोग दिमाग लगाना भाई, है दिमाग लगाना। यही टेक्निक यहाँ पे लगाई, स्क्वायर कर दिया, उधर 4r स्क्वायर हो गया, इधर क्या हो गया 1/अल्फा बार, प्लीज फोकस करें, माइनस जेड नॉट इंटू इसका कॉन्जुगेट, यानी कि 1/अल्फा माइनस जेड बार का कॉन्जुगेट, समझ जाए, इक्वल टू 4r स्क्वायर। चलो मैथ्स लगाओ, तो 1/मॉड ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 1/अल्फा बार इंटू जेड नॉट बार, फिर माइनस का जेड नॉट, तो माइनस का जेड नॉट अपान अल्फा प्लस का मॉड ऑफ जेड नॉट का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना, इक्वल टू 4r स्क्वायर। एक काम करते हैं कि अल्फा इंटू अल्फा बार हमारा क्या होता है, मॉड अल्फा। एक काम करते हैं ताकि एक जैसा दिखे हमको, तो अल्फा से मल्टीप्लाई किया, अल्फा से डिवाइड किया, अल्फा बार से मल्टीप्लाई किया, अल्फा बार से डिवाइड किया, तो इन तीनों का न्यूमरेटर सेम आ गया, 1/मॉड ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा जेड नॉट बार अपान मॉड ऑफ अल्फा का स्क्वायर, ओके, माइनस जेड नॉट इंटू अल्फा बार अपान मॉड ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर प्लस जेड नॉट का मॉड का होल स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर। 1/अल्फा स्क्वायर कॉमन लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो,
फिर गौर से देखो तो दोनों में ये पोर्शन सेम आ रहा है कि नहीं? तो इन दोनों पोर्शन को सेम करके वैल्यू निकाल लेना, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं। या तो मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर बचा या तो मॉड ऑफ जेड नॉट स्क्वायर बचा। मॉड ऑफ जेड नॉट स्क्वायर की वैल्यू पता है, पुटअप कर देना, आपको जरूर मॉड ऑफ अल्फा यहां से पता चल जाएगा। क्योंकि भाई मेन प्रॉब्लम किसकी थी? मेन प्रॉब्लम थी इसकी, जेड नॉट स्क्वायर ऑलरेडी पता है, बोल रहे। तो इसको तो हमने आइडेंटिकल बना लिया। अब इसकी वैल्यू यहां से निकाल के यहां डाल दो, या दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करोगे तो पहली बात तो डिवाइड करें आप, पहले क्या करें, मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर बार से, ये चलो मैं इसी को डिवाइड किए देता हूं जो पहली वाली इक्वेशन थी, प्लीज फोकस करें। जैसे डिवाइड करने गया तो यहाँ तो 1 बन गया, यहाँ पर अपन मॉड ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर आ गया, यहाँ पर मॉड ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर आ गया, यहाँ मॉड ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर आ गया, उधर मॉड ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर हो गया। अब दोनों के सेम है, बात समझ में आई कि नहीं? बोलो ना बच्चे। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों का, इन दोनों के टर्म सेम कर दिए मैंने, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो इससे वाला ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी जो बचेगा तो उसमें मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर बचा एंड मॉड ऑफ जेड नॉट स्क्वायर बचा। मॉड ऑफ जेड नॉट स्क्वायर की वैल्यू डाल देना, वो दे रहा है। और देखिए मॉड ऑफ अल्फा की वैल्यू आपको ना मिले तो मुझे बोल, जरूर मिल जाए, कुछ बचा ही नहीं। जल्दी करो बेटा, करके बताओ। लेंदी है, थोड़ा घिचपिच भी है, लेकिन आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं, क्योंकि मैथ्स लग रही। अरे प्रभु, जल्दी करो बच्चे। वैसे अनुराग दूसरे तरीके से ट्राई करना भाई, है कि इसके आप पोलर फॉर्म में ले लेना, ठीक है कि नहीं? उसके पोलर फॉर्म ले लेना, दोनों का सेंटर तो सेम है ही। बोलना भाई अनुराग, बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ तो देखना वहां से ही मिल जाएगा। फिर दोनों का डिफरेंस निकाल देना। तो वहां से अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर की जगह पर ये वैल्यू डाल देना, तब भी रिजल्ट आपको मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं भाई? हाँ। तो इस पे एक पॉइंट मान सकते हैं क्या कि एक्स नॉट प्लस आर कॉस थीटा कॉमन, कितना बच्चे, आई नॉट बंद कर रहे, प्लस आर साइन थीटा, किसका चालू है ये? लेकिन दोनों के थीटा अलग अलग आ जाएंगे, ये भी टेंशन है। क्यों? थीटा सेम हो नहीं सकते। चलो ऐसे ना ही करें, ऐसे ही करें, एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझको ठीक ठाक। चलो भाई, कल तुम्हारा टाइम टेबल चेंज कर देंगे, हैं? कल ऐसे चलने दो, मतलब क्योंकि आज काम खत्म हो जाए हमारा, कल से तुम्हारा टाइम टेबल पक्का चेंज। चलो क्लास सर आप खत्म करते हैं। टेस्ट का कुछ तो बता टेस्ट रहे। बिल्कुल भाई टेंशन मत लो, इस तुम्हारे संडे तुम्हारा टेस्ट, तुम्हारा वो चालू हो गया ना ऑनलाइन वाला, ठीक है? आज का मुझको और टाइम दो, सिलेबस दे दो। सिलेबस में दे दूंगा है, कल या आज ही, अगर मेरा काम 1-2 घंटे काम बचा है उसको निपटा के मैं तुमको देता हूँ। हाँ सर, आपको कॉल करना था नहीं। कर लेना भैया फोन, सर वो बायो के बारे में बोलना। शाम को करना आफ्टर 7:30 है, ठीक है सर। 1:30 से मैं पूरा 7:30 तक बुक रहता हूँ। चलो भाई, हाँ, बाय। ओके।